आज की हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया गया है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। आइए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि ये पेप्टिक अल्सर होता क्या है। इट इज़ डिफाइन एज ए अल्सरेशन ऑफ द लाइनिंग। ये जो डिफाइन किया गया है अल्सरेशन ऑफ द लाइनिंग ईसोफेगस, ड्यूडेनम और स्टोमक। जो हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं ईसोफेगस, ड्यूडेनम एंड स्टोमक, इसमें अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि अल्सरेशन हो जाता है। इन तीनों पार्टों में हमारे छाले बन जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। आइए इसकी टाइप्स की बात करते हैं। इसके जो मेनली टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। इसका पहला होता है एक्यूट पेप्टिक अल्सर, दूसरा होता है क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। पहले एक्यूट पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं हम। इसमें जो होता है इट इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि कम समय के लिए होता है। एंड अकर्स सडनली, और ये जो होता है अचानक से हो जाता है। इन्वॉल्व ओनली, ये जो इसमें जो इन्वॉल्व होती हैं ओनली कौन सी लेयर होती हैं, सुपरफिशियल लेयर होती हैं स्टोमक की जो सुपरफिशियल लेयर होती है सबम्यूकोसा, उसमें जो अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। इस कंडीशन को हम एक्यूट पेप्टिक अल्सर कहते हैं। दूसरा टाइप्स की बात करते हैं हम, क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। इसमें जो होता है इट हैज़ ए लॉन्ग ड्यूरेशन। ये जो होता है लंबे समय के लिए होता है। एंड कैन नॉट इजीली ट्रीटेड, ये जो है इसका जो ट्रीटमेंट इजीली नहीं हो पाता, यानी कि ये जो पेशेंट होता है क्रोनिक कंडीशन का, इसमें जो पेशेंट इजीली ट्रीटमेंट नहीं कर पाता, इजीली ठीक नहीं हो पाता है। इसमें जो इन्वॉल्व होता है इट इन्वॉल्व सबम्यूकेजा, जो स्टोमक की लेयर होती है हमारी इनर लेयर सबम्यूकेजा एंड म्यूकोजा और मस्कुला, ये जो तीन लेयर होती हैं इसमें हमारे अल्सर फॉर्म हो जाता है, अल्सर बन जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्रोनिक पेप्टिक अल्सर कहते हैं। जो स्टोमक की तीन लेयर होती हैं उसमें अल्सर बन जाता है, उस कंडीशन को हम क्रोनिक पेप्टिक अल्सर कहते हैं। आइए ये और किस प्रकार से होता है, और इस ये जो होता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ये जो है लोकेशन से भी हो पाता है। पहला आता है इसकी लोकेशन में ईसोफेजल अल्सर। आइए इसोफेजल अल्सर की बात करते हैं। इट इज़ प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट होता है अल्सर इन द इसोफेगस, इसोफेगस में जो अल्सर प्रेजेंट हो जाता है, इस कंडीशन को हम इसोफेजल अल्सर कहते हैं। दूसरा आता है ये गैस्ट्रिक अल्सर। इसमें जो होता है इट डेवलप द अल्सरेशन ऑफ द स्टोमक, यानी कि जो स्टोमक है उसमें अल्सर फॉर्म हो जाता है, अल्सर डेवलप हो जाता है, अल्सर बन जाता है। तो इस कंडीशन को हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। तीसरा आता है ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इन अल्सर। अल्सर जो प्रेजेंट होता है काय में, ड्यूडेनल, जो हमारी जो स्टोमक की जो पार्ट होता है ड्यूडेनल, उसमें अल्सर फॉर्म हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। आइए इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं हम। इटियोलॉजी में पहला आता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हुआ है तो वो सब मेनली एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो होता है हेलिकोबैक्टर, एक वायरस और बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। और देखते हैं इसका किस किस वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। दूसरा है सिगरेट स्मोकिंग। अगर पेशेंट सिगरेट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, लंबे समय से यूज़ कर रहा है, तो इस वजह से भी पेप्टिक अल्सर की कंडीशन पेशेंट को हो सकती है। तीसरा है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक, यानी कि स्टोमक में कोई स्वेलिंग वगैरह लंबे समय से प्रेजेंट है पेशेंट की बॉडी में, तो ये हमारा पेप्टिक अल्सर की कंडीशन हो सकती है। चौथा आता है इसका स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड, अगर पेशेंट कोई भी पर्सन अगर स्पाइसी फूड ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा यूज़ में ला रहा है, ऑयली फूड वगैरह ज़्यादा सेवन कर रहा है, तो इस कंडीशन में पेप्टिक अल्सर की कंडीशन हो सकती है। पाँच होता है एक्सेसिव इंटेक टी एंड कॉफ़ी। ज़्यादा अगर कोई पर्सन चाय और कॉफ़ी का सेवन कर रहा है, ज़्यादा यूज में ला रहा है, तो इस कंडीशन से भी हमारा पेप्टिक अल्सर की कंडीशन हो सकती है। छठा आता है इसका वीक इम्यून सिस्टम। जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, अगर वही वीक होगा तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में एंटर करेगा और एच पाइलोरी और जो पेप्टिक अल्सर जो डिजीज़ कंडीशन हुई है हमारी, वो अकर कर देगा। फिर आता है इसका लास्ट है सम ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो ज़्यादा हमारी बॉडी को हार्म करती हैं, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होती हैं, ये हमारी बॉडी किडनी को एंड स्टोमक वगैरह को जो हमारे हार्म करती हैं, नुकसान देती हैं। तो जो ये जो अगर पेशेंट लंबे समय से कोई ये ड्रग्स लेगा
तो इस कंडीशन से भी पेप्टिक अल्सर की कंडीशन हो सकती है। आइए इसके सिम्टम की बात करते हैं। पहला सिम्टम जो होता है क्या, पेन। अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर की कंडीशन हुई है तो उसमें उसके एब्डोमिनल में पेन रहेगा। दूसरा आता है नोज़िया। नोज़िया पेशेंट को जो है वॉमिटिंग का फील भी होगा, यानी कि पेशेंट जो है फील करेगा, महसूस करेगा वॉमिटिंग के, उसे वॉमिटिंग आ रही है पर आएगी नहीं। तीसरा आता है ब्लोटिंग। पेशेंट का पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में पेट फूला फूला रहेगा। चौथा आता है कॉन्स्टिपेशन। पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा। कॉन्स्टिपेशन जो होता है, पेशेंट को जो बदहजमी रहने लगेगी, जो स्टूल हमारा स्टूल होता है, स्टूल इजीली पास आउट नहीं हो पाएगा पेशेंट को। पांचवा आता है वेट लॉस। अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर की कंडीशन हुई है तो उसका जो वेट होगा उसका लॉस होने लगेगा, यानी कि कम होता जाएगा। फिर आता है फटीग। पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में पेशेंट को थकावट महसूस होने लगेगी, उसका कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। लास्ट आता है फीवर। फीवर जो है, अगर पेशेंट को पेप्टिक अल्सर की कंडीशन हुई है तो उसको बुखार रहने लगेगा पेशेंट को। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन की, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में सबसे पहले करते हैं हम हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम फैमिली में कोई पेशेंट की फैमिली में किसी को कोई स्टोमक की कोई कंडीशन तो नहीं है, कोई डिजीज़ कंडीशन वगैरह या कोई इन्फ्लामेशन वगैरह तो नहीं हुआ, या पेशेंट को कोई और डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है, कोई किडनी में कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुई है, ये सारी ये हिस्ट्री हम हिस्ट्री कलेक्शन में करेंगे। दूसरा आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि पेशेंट की जो बॉडी को चेक करेंगे, कहाँ कोई नोडल्स, कोई स्कार, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, कोई वुंड वगैरह तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। या कोई टेंडरनेस तो नहीं है एब्डोमिनल में, ये सब हम उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। फिर आता है ब्लड टेस्ट। फिर ब्लड टेस्ट जो होता है सीबीसी। सीबीसी में जो कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करते हैं हम, इसमें जो बॉडी का इन्फेक्शन का पता करते हैं हम पेशेंट का। लास्ट आता है अल्ट्रासाउंड। इसमें पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराएंगे कि ये अच्छे से हमें इजीली विजुअल हो जाए कि पेशेंट को स्टोमक में अल्सर प्रेजेंट है या ईसोफेगस में है या ड्यूडेनम में है, ये सब हम अल्ट्रासाउंड में पता करेंगे। फिर आता हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में। हम मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या उसे मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। पहला आता है हमारा H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर जो होता है हमारा, H2 ब्लॉकर जो काम होता है, जो HCl जो हमारा स्टोमक में सिक्रेट होता है उसको रेड्यूस करने का काम H2 ब्लॉकर करता है। इसमें जो हमारे मेनली ड्रग्स होती हैं, रेनिटीन होती हैं, फैमिटिडिन, हम HCl के सिक्रेशन को हम कम करने के लिए ही प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा आता है ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल। ये जो होता है हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से ली गई हैं ड्रग्स। ये भी जो हमारा HCl का सिक्रेशन होता है उसको रेड्यूस करता है, यानी कि ज़्यादा जो सिक्रेशन होता है HCl का उसको रेड्यूस करती हैं ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तीसरा आता है इसमें एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है स्टोमक वगैरह में, तो हम इसमें पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। एंटीबायोटिक्स में मेनली एमॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। चौथा आता है एनाल्जेसिक। अगर पेशेंट को अगर पेन वगैरह हुआ है, एब्डोमिनल में पेन रहने लगा है एब्डोमिनल में, तो एनाल्जेसिक प्रोवाइड कराएंगे। एनाल्जेसिक जो है उसका जो दर्द रह रहा है पेट में तो उसको कम करेगा। लास्ट आता है एंटीपायरेटिक। अगर पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में पेशेंट को बुखार रह रहा है तो हम एंटीपायरेटिक प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को। फिर आता है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो करते हैं हम, अगर हमारा ड्रग्स वगैरह से, अगर मेडिसिन से अगर ठीक नहीं हो पा रहा है तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला हम करेंगे वेगाटोमी। वेगाटोमी में जो वेगस नर्व होती हैं उसको कट कर देंगे। वेगस नर्व का जो काम होता है, जो HCl का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, तो अगर हम वेगाटोमी वेगस नर्व को अगर कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारा HCl ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसकी वजह से हमारा पेप्टिक अल्सर भी नहीं हो पाएगा, पेप्टिक अल्सर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा आता है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी में क्या होता है, हमारा जो पाइलोरिस पार्ट होता है स्टोमक में, उसको हम पाइलोरिस पार्ट को जो रिमूव कर देते हैं और डायरेक्ट ड्यूडेनल से अटैच कर देते हैं स्टोमक को इस सर्जरी में। तो ये सर्जरी हम पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में कराते हैं। आइए इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं कि एक नर्स इसमें पेशेंट को क्या क्या मैनेजमेंट दे सकती है।
पहला आता है असिस द पेशेंट कंडीशन, इसमें जो पेशेंट की कंडीशन को असिस करेगी नर्स। दूसरा होता है अवॉइड द स्पाइसी फूड, पेशेंट को जो हम बताएंगे कि आपको स्पाइसी फूड नहीं लेने हैं, वो ऑयली फूड वगैरह से अवॉइड कराएंगे हम पेशेंट को। तीसरा है अवॉइड द स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म, जो अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है और ड्रिंक वगैरह ज़्यादा ले रहा है तो हम उसको अवॉइड करवाएंगे। चौथा आता है प्रोवाइड द न्यूट्रिशनल डाइट, पेशेंट को हम न्यूट्रिशनल डाइट के लिए बोलेंगे कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है। लास्ट आता है इसका अवॉइड द टी एंड कॉफ़ी, पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपको कॉफ़ी और चाय जो है हमें अवॉइड करनी है, यानी कि बिल्कुल नहीं इसका सेवन करना है, चाय और कॉफ़ी का। आपको आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।